morning everyone. How are you? I hope you all are better. Okay? शुभ प्रभात. आज हम व्याकरण का ही जो हम लोगों को आपके टेक्स्ट बुक में, आपके अभ्यासक्रम में जो 53 पेज पे है 53, वही हम लोग आज अभ्यास करने वाले हैं. लेकिन पहले हम लोग जो हम लोगों का बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने स्टेट लेवल ऑनलाइन जो सेशन यहाँ पे आयोजित किया है, तो उस कार्यक्रम में, उन जूम मीटिंग में मैं आप सबका तहे दिल से सबका स्वागत कर रही हूँ. ओके, तो अभी हम लोग शुरुआत करते हैं. तो कौन से भी कार्य का हम लोग शुरुआत करने से पहले हम लोग अपने ईश्वर को, भगवान को पहले नमन करेंगे. और सब लोग प्लीज जॉइन योर हैंड. सभी चलो हम लोग अभी शुरू करते हैं. गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. या कुन्देतु तुषारहारधवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवं सदा वन्दिता या सामान् पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा. चलो अभी हम लोग शुरुआत करेंगे. तो मुझे आप लोगों से कुछ सवाल पूछने हैं, तो मुझे लगता है कि आप अच्छे से मुझे जवाब देंगे. जिनको भी आएगा वो हैंड्स अप करेगा या रेज योर हैंड करेगा. जो भी है आप यहाँ पे सिंबल करेंगे तो आपको अनम्यूट किया जाएगा. तो पहले ही अगर हम लोग छोटे थे, तो छोटे रहते हैं या छोटे से बच्चे रहते हैं, तो हम लोग रोते हैं, कभी कभार सोते नहीं थे. तो माँ हमेशा सोने के लिए बहुत प्रयास किया करती थी. बहुत उसका जो प्रयत्न है हम लोगों के लिए कि ताकि मेरा बच्चा सो जाए, तो उसके लिए माँ हमेशा हमें कुछ ना कुछ तो सुनाती थी. तो मुझे वो बताना है कि माँ हमेशा क्या सुनाती थी हम लोगों को. जिनको भी आए वो रेज हैंड करे और बोलो. हम लोगों में वार्तालाप होगा तभी हम लोगों को मालूम पड़ेगा ना कि बच्चों को कितना आ रहा है या उनको क्या ज्ञान मुझे देना. लोरी सुनाते थे. लोरी सुनाते थे और लोरी साथ में कुछ मैं बताऊं श्रद्धा गौतम. हाँ, और कहानियां. वेरी गुड, बहुत अच्छे. तो कहानियां सुनाते थे. किससे कहानी हम लोगों को कौन कौन सुनाते थे? मम्मी सुनाती थी. ज्यादातर रात में कहानी कौन सुनाती थी मम्मी के साथ में? और कौन थे हमारे घर में सदस्य? दादा दादी. दादा दादी, वेरी गुड. दादा दादी हमेशा हमें कहानियां रात में सुनाते थे. घर में नानी रहेगी, अगर हम लोग मामा के घर जाते हैं तो नानी हमेशा हमें कहानी रात में सुनाती थी. तो कहानियां इतनी अच्छी रहती थी कि हम लोग वो सुन के, मतलब कहानी कैसे, हम लोगों का कहानी सुनना या कहानी बताना एक कला है. तो इस कहानी को हम लोग ऐसे मतलब सुनते थे कि ऐसा मतलब आगे क्या घटना घटने वाली है, आगे क्या होने वाला है. तो हम लोग ऐसी कहानी सुना करते थे और साथ में अच्छे से नींद लेते थे. मतलब सो कब जाते थे वो हम लोगों को पता नहीं चलता था. तो आज का हमारा यही टॉपिक है. तो हम लोग अपने टॉपिक की तरफ आ रहे हैं, हमारे घटक की तरफ आ रहे हैं. तो आज हम लोग कहानी लेखन, कहानी कैसे लिखना है, वो आज हम लोग देखने वाले हैं. कहानी लेखन, ओके, जो आपको अभ्यासक्रम में व्याकरण में दिया गया है.
तो कहानी लेखन कैसे करना है ये अभी हम लोगों को अच्छे से देखना है, अध्ययन करना है। ओके, तो मैं आपके लिए कुछ पीपीटी शेयर कर रही हूँ, आपको वो अच्छे से देखना है पीपीटी। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं आपके मोबाइल स्क्रीन पे? हाँ मेरी आवाज सबको क्लियरली आ रही है? हाँ आ रही है। ओके, तो आज का हमारा विषय है हिंदी। हिंदी में हम लोग घटक पढ़ने वाले हैं कहानी लेखन, जो हम लोगों को हमारे परीक्षा में 5 नंबर के लिए आता है। तो 5 नंबर भी हमारे लिए कुछ कम नहीं है। तो ये 5 नंबर के लिए हम लोगों को इसको कैसे अध्यापन करना है, या कैसे अध्ययन करना है, कैसे अपने दिमाग में डालना है, ये बहुत जरूरी है और सबको इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। कहानी लिखना एक कला है, कहानी एक लिखना कला है। कहानी रोचक होनी चाहिए, कहानी मनोरंजक होनी चाहिए, कहानी में बहुत सारे जो मुद्दे हैं वो आने चाहिए। वार्तालाप क्या है, दोनों पात्रों में क्या वार्तालाप हो रहे हैं, वो भी हम लोगों को लिखना बहुत जरूरी है। और हमेशा एक बात हमेशा भी ध्यान रखना है, कभी भी हम लोग कहानी सुनते हैं तो कहानी सुनते समय हमारी दादी, नानी या हमारी माँ कभी ऐसे नहीं बोलती एक राजा है, एक राजा। हमेशा उनका जो कहना है वो क्या था, एक राजा था, एक समय में एक राजा रहा करता था। तो ये हमेशा हमारी कहानी है। कहानी लेखन हमेशा भूतकाल में ही, जो हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पास्ट टेंस में ही करना है। इतनी बात हमेशा ध्यान में रखना है। ओके, तो हम लोग अपनी टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं आगे आगे। कहानी लेखन आज का हमारा टॉपिक है, कहानी लेखन। कहानी किसे कहते हैं, तो पहले ध्यान में रखना है कि कहानी हम लोग किसे कहते हैं। जो हम लोग स्टोरी सुनते हैं, छोटी छोटी कथा सुनते हैं, तो ये कहानी किसे कहते हैं? मनुष्य के जीवन से जुड़ी किसी घटना का वर्णन। जो मानव है या व्यक्ति है, उस व्यक्ति के जीवन से, उसके लाइफ से जुड़ी हुई किसी भी घटना का वर्णन अगर हमें करना है कि उसके जीवन में क्या घटना घटित हुई है, उसके जीवन में क्या मतलब क्या होके गया है, उसका वर्णन अगर हम लोगों ने करना है, जुड़ी किसी घटना का वर्णन मतलब जीवन से जुड़ी, मतलब होके गई है वो घटना और वो अभी हम लोग बता रहे हैं। तो बताने के लिए, लिखने के लिए, या आप जब किसी को सुनाते हैं तो कहानी हमेशा भूतकाल में ही बतानी है या लिखनी है। इतनी बात हमेशा पहला पॉइंट है हमारा, कहानी लिखते समय वो भूतकाल में ही लिखनी है। एक राजा था, एक शेतकरी हुआ करता था, एक किसान हुआ करता था। तो हमेशा कहानी हम लोग कभी भी सुनते हैं या सुनते आ रहे हैं। एक परी थी, तो हमेशा थी मतलब होके गई है ये कहानी और हम लोग अभी उसका वर्णन कर रहे हैं। कहानी की विधियां, कहानी लिखते समय हमारी विधियां क्या है? कहानी की सहायता पर अगर हम लोगों को कहानी लिखनी है तो पहला पॉइंट है कहानी की सहायता पर। एक कहानी मतलब सुनाई जाती है। जैसे दो लड़के आपस में लड़ रहे हैं स्कूल में, आप आपके सामने एक चित्र लेके आओ कहानी में कि दो लड़के एक साथ लड़ रहे हैं, तो वहां से ही टीचर गुजर रही है, क्लास में जा रही है, तो टीचर क्या बोलेगी उनको, लड़ो या मत लड़ाई करो। तो वो उनको कहेगी अरे आपस में क्यों लड़ रहे हो, आपस में लड़ना अच्छी बात नहीं है। अगर आपको अपना भविष्य अगर आपको अच्छा बनाना है तो आपस में लड़ोगे तो इससे आपका ही नुकसान होगा। तो अध्यापिका ने बच्चों को ये समझाया।
तो बच्चे बोले वो कैसे? बच्चों ने कहा ये कैसे? तो अध्यापिका ने कहानी सुनाना शुरू किया। एक किसान था, उसके 4 लड़के थे, वो आपस में लड़ाई करते थे। किसान को बहुत चिंता हुई इनकी कि इनका भविष्य कैसा होगा। फिर किसान को एक कल्पना सूझी। उसने लकड़ियां लाई, 4 लकड़ियां, चारों को एक एक के हाथ में, आपने ये कहानी सुनी है, एक एक के हाथ में लकड़ी दी। फिर उन्हीं लकड़ी को उन्होंने किसान ने एक साथ बांधा और उनको तोड़ने के लिए कहा, तो वो टूटी नहीं, लेकिन एक एक लकड़ी टूट गई। लेकिन जब चारों लकड़ियों को एक साथ बांधा गया और उनको तोड़ने के लिए कहा तो टूटी नहीं। मतलब एक कहानी के जरिए से दूसरी कहानी दूसरी कहानी लिखना, एक कहानी की मदद से दूसरी कहानी उसी तौर पे या उसी घटना पर लिखना, तो ये हो गया कहानी की सहायता पर। दूसरा है मुद्दों के आधार पर। देखो, आपको बहुत सारे अगर आपके परीक्षा में आप बैठे हो या पेपर में आपको बहुत सारे संकेत दिए जाते हैं। संकेत यानी छोटे छोटे मुद्दे दिए जाते हैं। उन मुद्दों के आधार पर ही आपको कहानी लिखनी है। वो मुद्दे एक दूसरे से मतलब वो वाक्य जुड़ते नहीं है कि आप लोगों को उसको क्या करना है, सीक्वेंस में लेके आना है, एक साथ क्रम में लेके आना है और फिर आपको वो कहानी लिखनी है। तीसरा है अपूर्ण कहानी को पूर्ण करना। कहानी दी जाती है, वो इनकम्प्लीट रहती है, अपूर्ण रहती है और आगे की घटना नहीं लिखी हुई रहती है, तो वही कहानी हम लोगों को क्या करनी है, पूरी करनी है। चौथा है चित्रों के आधार पर। चौथा क्या है, चित्रों के आधार पर। अगर आप आपके पास हिंदी का बुक है या हिंदी का किताब है तो आप अपने बुक में देख सकते हैं 53 पेज नंबर, इट इज 53 पेज नंबर। 53 पेज नंबर पे आपको स्वयं अध्ययन दिया है। तो आप देखेंगे, अगर बुक होगा, किताब होगी तो खोलो और देखो जरा, आपका 53 पेज नंबर, 53 पेज नंबर देखो और उसमें देखना है आपको कि बहुत सारे यहाँ पे चित्र दिए हैं और वो चित्र आप लोगों को एक सीक्वेंस में दिए हैं। कभी कभी सीक्वेंस में मतलब क्रम में नहीं दिए जाते, ध्यान देना है। चित्र जब दिए जाते वो क्रम में नहीं दिए जाते। पहले कबूतर का चित्र दिखाया जाता है या पहले शिकारी का चित्र दिखाया जाता है, फिर बाद में कबूतर दाना चुन रहे हैं, फिर ऐसा मतलब उनका क्रम है वो उल्टा रहता है, पीछे से रहता है। तो आपको वो सही क्रम में लगाना है चित्र को और फिर चित्र के आधार पर आपको कहानी लिखनी है। समझ में आया? पांचवा है शब्दों के आधार पर। छोटे छोटे शब्द दिए जाते हैं, ये 10वीं के लेवल, 9वीं के लेवल के लिए, कक्षाओं के बच्चों के लिए है। छोटे छोटे शब्दों के आधार पर आपको जो कल्पना सूझती है वो कल्पना के आधार पर शब्दों की मदद लेके आपको कहानियों को पूरा करना है। कहानी लिखते समय ध्यान में रखने वाली योग्य बात यही है कि सबसे पहले कहानी के मुद्दों को समझ लीजिए। कभी भी कहानी लिखनी है, जो आपको डाटा प्रोवाइड किया है, जो परीक्षा में आपको संकेत दिए, जो मुद्दे दिए हैं, वो 2 बार पढ़ो। 2 बार समझ में नहीं आ रहा है, 3 बार पढ़ो, थोड़ा सा उसको समय दो और फिर जब आपको थोड़ी सी कल्पना आएगी ये कहानी किस बारे में दी है, तो थोड़ा सी कल्पना आने के बाद आप क्या करेंगे, फिर लिखना शुरू करेंगे। कहानी के संवाद या भाषा सहज, सरल एवं सुबोध हो। कहानी लिखते समय कहानी क्लिष्ट नहीं होनी चाहिए। क्लिष्ट यानी कठिन नहीं होनी चाहिए, हार्ड वर्ड्स नहीं इस्तेमाल करने हैं। जो संवाद है वहां पे कम्युनिकेशन हो रहा है या एक दूसरे से वार्तालाप हो रही है, तो एक दूसरे से वार्तालाप करते समय वो भाषा सहज होनी चाहिए। किसका वार्तालाप चल रहा है, कौन किससे बात कर रहा है, वो समझ में आनी चाहिए हमें। वो भाषा सहज होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए। और कहानी हमेशा अच्छे ढंग से मतलब एकदम आसान होनी चाहिए कि पढ़ने वाले को या सुनने वाले को तुरंत समझ में आए कि कहानी का पात्र क्या है, कहानी में कितने पात्र हैं, कहानी किस बारे में बताई गई है, कहानी से हमें क्या सीख मिली। तो कहानी को हम लोगों को शीर्षक भी देना है। शीर्षक यानी हेडलाइंस, जो आप इंग्लिश में बोलते हो हेडलाइन।
तो कहानी को हम लोग कहानी के शीर्षक को क्या देना है, जब आप कहानी 2 बार 3 बार पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा कि कहानी को क्या नाम देना है। जैसे आपने हमेशा सुना है कि बंदर और टोपी वाला, ये कहानी आपने सुनी होगी, बंदर और टोपी वाला। जब आप कहानी सुनने के बाद जैसे ही टोपी वाले ने अपनी टोपी सर में से फेंक दी नीचे जमीन पे, वैसे ही बंदरों ने अपने सर में जो उसकी टोपियां जो वो पेटी में भर के लेके आया था, जो उन्होंने चुराई थी, वो सर में से निकाल के बंदरों ने नीचे फेंक दी। तो यहाँ पे इस कहानी में सुनने के बाद आप उस कहानी को क्या शीर्षक दोगे? होशियार टोपी वाला दे सकते हो ना। टोपी वाले की होशियारी हमें यहाँ पे समझ में आई, तो आपको वो कहानी 2 बार 3 बार पढ़नी है और फिर उसको अच्छे से शीर्षक देना है। शीर्षक उससे जुड़ा होना चाहिए, शीर्षक छोटा होना चाहिए, ना इतना लंबा लिखोगे तो वो शीर्षक नहीं, एक बड़ा सा वाक्य बनेगा। छोटे से शीर्षक में, छोटे से हेडलाइन में तुरंत समझ में आनी चाहिए कि कहानी किस बारे में दी गई है। कहानी हमेशा भूतकाल में लिखिए। देखो क्या बताया है, कहानी हमेशा हमें भूतकाल में ही लिखनी है। कहानी के जो पात्र एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं वो हमेशा भूतकाल में ही होने चाहिए। मतलब जो होके गया है, जो बीता हुआ है, जो भी घटना घटी है वो बीते हुए काल में बतानी है हमें। कहानी 3 परिच्छेदों में बांट कर लिखी है। देखो हर एक कहानी लिखते समय स्टार्टिंग से एंड तक ऐसा जैसे निबंध लिख रहे हो या कुछ लिख रहे हो ऐसा सीधा से नहीं लिखना है। अभी आप 6 क्लास में आ गए, 6ठी में आ गए, तो आपको लिखते समय कहानी हमेशा पैराग्राफ बना के लिखना है। अभी तक बहुत सारे बच्चों को पैराग्राफ क्या होता है वो पता नहीं है। तो व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो हमारी भाषा मैंने कल ही बताया शुद्ध होनी चाहिए। लिखने के लिए, सुनने के लिए हमेशा शुद्ध बोलना है। तो व्याकरण के कुछ नियम है, तो नियम के अनुसार अगर आप चलोगे तो तभी आपकी भाषा मान्य होगी, वही भाषा आपकी समृद्ध बनेगी। तो कहानी लिखते समय वो 3 पैराग्राफ में बांटना है। कहानी को उचित शीर्षक देना है। जैसे मैंने पहले ही बताया, कहानी लिखते समय हमें उसको शीर्षक देना है, वो उचित देना है। अंत में कहानी की सीख लिखना है। जब आप कहानी पढ़ोगे तो कहानी से आपने क्या सीखा, आपको क्या सीखने को मिला। देखो कभी भी कोई भी स्टोरी बताई जाती है, जो हमारी दादी नानी या हमारी माँ हमेशा हमें कहानियां बताती थी, तो कुछ भी कहानी से आखिर में कुछ ना कुछ मेरा बच्चा सीखे, उसे अच्छी सीख मिले, उसकी परवरिश अच्छी हो। तो ये स्टोरियों से भी हम लोग अपने बच्चों के ऊपर क्या कर सकते हैं, संस्कार अच्छे से डाल सकते हैं। तो ये कहानी से हम लोगों को क्या सीख मिली, क्या मॉरल स्टोरी है, तो मॉरल स्टोरी से आप लोगों ने क्या सीखा वो आपको यहाँ पे लिखना है, सीख। देखो जैसे मैंने बताया कहानी लेखन हेतु विशेष नियम, तो कहानी लिखते समय पहले उसको शीर्षक दो। सबसे पहला पॉइंट क्या है, शीर्षक देना। दूसरा है भूतकाल का प्रयोग करना है। जैसे मैंने बताया आपको कहानी लिखते समय हमें भूतकाल में ही लिखना है, पास्ट टेंस में ही लिखनी है। तीसरा आपको शब्द की सीमा, कहानी निबंध ना लगे। कहानी लिखते समय जैसे हम लोगों ने 2-3 पेज भर के हम लोग निबंध लिख रहे हैं, इसे लिख रहे हैं, वैसे ऐसे नहीं लिखना है। कहानी की जो शब्दों की या वर्ड्स की लिमिटेशन रहती है, शब्द सीमा सीमित रहती है। कम शब्दों में ही हम लोगों को कहानी दूसरों को समझाना है या लिखना है। ये 3 बातें हमेशा ध्यान में रखना है। पहला है शीर्षक, दूसरा है भूतकाल का प्रयोग करना है, और तीसरा है शब्द सीमा, शब्दों की लिमिटेशन रखो। ऐसा पूरा मतलब भर के 2-3 पेज ऐसे नहीं लिखना है, हर एक बात आप अच्छे से ध्यान में रखना है कहानी लिखते समय। कहानी लेखन हेतु विशेष और कुछ नियम है। चौथा नियम है मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग करो। देखो मुहावरे, आपको अभी 6 क्लास में बहुत सारे हिंदी में मुहावरे आए हैं। जैसे मैं अभी आपको बोल रही हूँ, लाल पीला होना, आग बबूला होना। लाल पीला होना मतलब को सच में लाल या पीला हो गया का, आंखें लाल होना, क्या उसने आंखों में अपने लाल कलर डाला है क्या, नहीं।
इन मुहावरों से बहुत सारे अर्थ हम लोगों को देखना है, याद करना है। मुहावरे में बहुत सारे अर्थ छुपे होते हैं। तो जैसे लाल पीला होना मतलब गुस्सा होना, इसका अर्थ हम लोग देंगे तो गुस्सा होना। तो ऐसे मुहावरों का हम लोगों को क्या करना है, इस्तेमाल करना है। ऐसे नहीं कि कहानी लिखी तो ऐसे, अगर आपको कहानी अट्रैक्टिव बनानी है तो कोई सुनने के लिए, हमारी कहानी सुनने के लिए बहुत उत्सुक रहे कि अरे ये क्या कहानी, आगे क्या घटना घटने वाली है। तो ये सुनने के लिए हम लोगों को मतलब क्या कि एकदम अच्छे से सुनने के लिए उसने आपको शब्द, आपकी जो वोकैबुलरी है वो थोड़ी सी हाई लेवल की रहेगी तो बहुत अच्छा रहेगा। उसमें आप अगर मुहावरे डालते हो तो एकदम बेटर। तो मुहावरे भी आपको याद करने हैं। और आखिरी है पांचवा, आपको क्या शिक्षा मिली और क्या सीख मिली। कहानी से आपको क्या सीख मिली, कहानी जो आपने लिखी है उस कहानी से आपने क्या सीख मिली, या कहानी लिखने के बाद आपको क्या समझ में आया, क्या निष्कर्ष निकाला आपने इस कहानी से, वो आपको जरूर लिखना है। ये है कहानी लेखन के नियम। अच्छे से ध्यान में रखना है, कभी भूलना नहीं है, आगे भविष्य में भी आपको बहुत काम आएगा। परीक्षा में कहानी लिखते समय ध्यान में रखने वाली जरूरी बातें। कहानी की रूपरेखा के आधार पर लिखने की सूचना दी जाती है। देखो, कहानी की आपको रूपरेखा दी जाती है परीक्षा पेपर में, और इसीलिए कहानी का आशय समझने के लिए वो रूपरेखा हमें 2 बार पढ़नी चाहिए। कितनी बार पढ़नी है कहानी? 2 बार। जैसे मैंने बताया कि कहानी की रूपरेखा, अगर संकेत आपको समझ में आएंगे, थोड़ा सा हिंट समझ में आएगा कि कहानी किस बारे में दी है, रूपरेखा अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कहानी क्या लिखनी है। दूसरा पॉइंट है, कहानी शुरू करने से पहले हमें शीर्षक लिखना होता है। क्या लिखना है? हेडलाइन। कहानी लिखते समय हमें पहले उसका शीर्षक क्या है, कहानी किस बारे में बताई है। शीर्षक बड़ा नहीं होना चाहिए, एकदम संक्षिप्त होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। कहानी का शीर्षक कहानी लेखन से संबंधित संक्षिप्त अर्थपूर्ण होना चाहिए। कितने यहाँ पे हम लोगों को कंडीशन रखे हैं कि उससे संबंधित होने चाहिए। कहानी है कबूतर या शिकारी की और डालेंगे आप कौवा, होशियार कौवा, तो चलेगा क्या? मतलब आपके कहानी से अलग आपने टॉपिक डाला है तो नहीं चलेगा। इसके लिए आपको शीर्षक आपकी कहानी से संबंधित होना चाहिए, छोटा होना चाहिए शीर्षक। ऐसा नहीं लंबा लिखा है होशियार कौवा आया, ऐसा एकदम पूरा वाक्य लिख के आपने ऐसा आपके पूरा वैसे मतलब आपकी हेडलाइन नहीं लग रही है, आपने ऐसा लिखा है कि कोई 2-3 लाइन में ऐसा पूरा निबंध लिख के रखा है, ऐसा मत लिखो। कहानी का शीर्षक हमेशा छोटा होना चाहिए, वो अर्थपूर्ण होना चाहिए, उसमें मीनिंग होना चाहिए, अर्थपूर्ण भरा हो शीर्षक आपका। परीक्षा में कहानी लिखते समय और हम लोगों को क्या ध्यान में रखनी है बातें? कहानी हमेशा भूतकाल में लिखी जाती है। कहीं कहीं घटनानुसार पात्रों के संवाद कभी वर्तमान काल या भविष्य काल में लिखे जा सकते हैं। देखो, मैंने आपको पहला नियम क्या बताया कि कहानी हमेशा भूतकाल में ही लिखनी है। अगर आपके कहानी में आपने कोई किरदार लेके आए हैं, जैसे कौवे की और लड़के की बातचीत हो रही है, कौवे के मुंह में पूरी है तो कौवा लड़के से बात कर रहा है, तो ये 2 पात्रों में जब वार्तालाप हो रहा है तो ये वार्तालाप आप कभी कभार ये जो आपका डायलॉग है, इसमें जो आपने वार्तालाप डाला है या डायलॉग डाले हैं, तो कभी कभार वो वर्तमान काल में या भविष्य काल में भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे आपको थोड़ा सा फ्रीडम दिया है कि आप कर सकते हो। वो वर्तमान काल में प्रेजेंट टेंस में भी लिख सकते हो या फ्यूचर टेंस में भी लिख सकते हो। कहानी का पूरा लेखन रूपरेखा में जो क्रम दिया गया है उसी के अनुसार किया जाना चाहिए। जब आपको संकेत दिए, कुछ मुद्दे दिए हैं, कुछ डाटा प्रोवाइड किया है परीक्षा में, तो उस पेपर के जरिए जो आपको दिया गया है मुद्दों के आधार पर, उसी के आधार पर हमारी कहानी होनी चाहिए। माँ बाजार गई, माँ ने बाजार से सब्जी तरकारी लेके आई, तो पहले आप ये नहीं लिख सकते कि माँ ने सब्जी लेके आई। पहले आपका लाइन यही होनी चाहिए कि माँ बाजार गई, फिर उसकी बाद की घटना लिखनी है। तो ये क्रम अनुसार ही कहानी होनी चाहिए। समझ में आई आपको बात?
कहानी में पात्रों के बीच जो वार्तालाप होते हैं वह स्पष्ट रूप से और घटनानुसार होने चाहिए। जो पात्रों में जो किरदार आपने उसमें दिखाया है कहानी में, जो वार्तालाप या कुछ उनके अंदर कम्युनिकेशन चालू है, वह स्पष्ट रूप से समझ में आने चाहिए कि दोनों में क्या वार्तालाप हो रही है, तभी आपको कहानी समझ में आएगी। क्लिष्ट नहीं होना चाहिए और घटनानुसार होनी चाहिए। जो घटना घट रही है उसके अनुसार ही आप उसमें डायलॉग डालेंगे। ऐसा नहीं है कि जो घटना अलग घट रही है और यहाँ पे उनका डायलॉग अलग चल रहा है, क्योंकि आपको वर्ड की लिमिटेशन दी है कहानी लिखते समय। कहानी छोटी होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए, आसान होनी चाहिए। तो इसमें आपकी कहानी दूसरी जगह पे दूसरी और नहीं डाइवर्ट होनी चाहिए। जो मुद्दे दिए हैं उसकी तरफ ही आपकी कहानी होनी चाहिए। कहानी लिखते समय भाषा शैली पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आपकी भाषा एकदम सहज, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होनी चाहिए। कहानी में योग्य स्थान, विराम चिन्ह आने चाहिए। आपको चिन्हों का भी ज्ञान होना चाहिए। जहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं वहां प्रश्न चिन्ह आएगा। जहाँ पे आपने उद्गार ऐसा कुछ उद्गारवाचक सवाल पूछा है या उद्गारवाचक वाक्य बोला है तो वहां पे एक्सक्लेमेटरी मार्क आना चाहिए। तो ये सब चिन्हों का आपको ज्ञान होना चाहिए, तभी आप लिख पाओगे। कहानी में जहां भी जरूरत हो वहां मुहावरे और कहावतों का उचित प्रयोग किया जाना चाहिए। कहावतें आपको जो जोकर पाठ होके गया है उसमें भी आया है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा आया है, आपने पढ़ा है। मुहावरे, लाल पीला होना, आग बबूला होना, ये सब मुहावरे हैं। तो ऐसे मुहावरों का और कहावतों का हम लोगों को यूज करना है अपनी कहानी में, तभी हमारी कहानी अच्छे ढंग से बनेगी और आप परीक्षा फल में जो कहानी को जस्टिफाइज करोगे वो योग्य तरीके से जाएंगे और आपको जो उसके नंबर मिलेंगे वो पूरे के पूरे मिल जाएंगे। इतना ध्यान में रखना है। तो हम लोगों ने देखा कि कहानी के 3 भाग करना है। पहले प्रस्तावना रखनी है, फिर कहानी का विस्तार करना है और फिर निष्कर्ष लगाना है। प्रस्तावना में आपका शीर्षक आएगा, फिर कहानी की शुरुआत करेंगे आप प्रस्तावना में, फिर जो कहानी मुद्दों के आधार पर दी है उन मुद्दों का आपको एक्सप्लेनेशन करना है, लिखना है और लास्ट में आपने उस कहानी से क्या निष्कर्ष निकाला, क्या सीख निकाली, वो आपको लिखनी है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि गुणों का विभाजन कैसे किया है कहानी लिखते समय। पहले शीर्षक डालना है, क्या शीर्षक है, क्या हेडिंग है डालना है। फिर भाषा शैली, मुहावरे, कहावतों, नए शब्दों का, संवादों का अगर आपने उसमें लिखा है कहानी में, कहानी का क्रम आपका सीक्वेंस में है, क्रम अच्छे से लिखा है, अपने मुद्दों के हिसाब से सब कहानी लिखी है, व्याकरण के दृष्टि से कहानी आपकी एकदम शुद्ध है, तभी आपको 3 नंबर यहाँ पे प्राप्त होंगे। देखो गुणों का विभाजन, गुणों का डिवाइडेशन कैसे किया है। अगर आप टॉपिक डालते हो तो आपको 1 नंबर मिलेगा, 1 पॉइंट मिलेगा। जैसे आप भाषा शैली, मुहावरे, कहावतें, नए शब्द, कहानी का क्रम, व्याकरण की दृष्टि से आपकी कहानी एकदम शुद्ध है, तभी आप 3 नंबर यहाँ पे प्राप्त करोगे। 3 पॉइंट्स यहाँ पे मिलेंगे। लास्ट में सीख आपने लिखी है कि इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। तो ऐसे अगर आप कहानी के मुद्दों के आधार पर जो आपने सीख मिली है, क्या आप इससे सीखे, अगर वो आप लाइन लिखते हो तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। तो कुल मिला के आपको यहाँ पे कहानी लेखन के लिए 5 नंबर होते हैं और ये सब आपको आगे तक भविष्य में, फ्यूचर में बहुत काम आएगा, क्योंकि कहानी लेखन 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं मतलब आगे आगे इसका और मतलब ये बढ़ता जाएगा, ये क्षेत्र व्यापक होता जाएगा कहानी लेखन का। तो इसको आपको अच्छे से अभी के अभी मतलब अच्छे से दिमाग में डालोगे ना तो कहानी लिखना आपको कठिन नहीं लगेगा। तो मैंने यहाँ पे एक उदाहरण के तौर पे फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे एक कहानी दी है, तो निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर एक कहानी लिखिए, उसका शीर्षक और सीख भी लिखिए। देखो आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 5 नंबर के लिए आया है। कितने नंबर के लिए आया है? 5 नंबर के लिए। तो कहानी लेखन हमेशा 5 नंबर के लिए आता है। और ये यहाँ पे आप देखेंगे
कि अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा ये कहानी आधी अधूरी है, छोटे से संकेत दिए हैं, एक आध आधे अधूरे वर्ड दिए हैं, एक आधी अधूरी लाइंस दी है, उसको आपको कंप्लीट करना है, अच्छे से लिखना है कहानी। तो इसमें पात्र कितने हैं, इसमें किरदार कितने हैं, उनकी अभी हम लोग वार्तालाप कैसे दिखाएंगे, इसमें मुहावरे कैसे डालेंगे, इसमें कहावतें कैसे डालेंगे, फिर इस कहानी से हम लोग को अंत में सीख क्या लिखनी है। तो ये हम लोगों को 2 बार पढ़ना है, 2 से 3 बार। अगर आप पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अभी मैं आपको एक बार पढ़ के दिखा रही हूँ। एक राजा, महल में बगीचा, एक चिड़िया, बगीचे के अंगूर खाना, माली परेशान, राजा से शिकायत करना, राजा का चिड़िया को पकड़ना, छूटने का प्रयास करना। चिड़िया ने राजा को 4 ज्ञान की बातें बताना। पहली, अपने शत्रु को कभी हाथ से मत जाने दो। दूसरी, शत्रु की बातों पर विश्वास मत करना। तीसरी, बीती बात पर पछतावा मत करना। चौथी बात बताने के लिए पकड़ ढीली करने की याचना करना। चिड़िया का उड़ जाना, पेड़ पर जाकर बैठना, राजा से कहना, ज्ञान की बातें सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होता, उस पर अमल भी करना चाहिए। सीख और शीर्षक देखो, ये कम से कम 5-6 लाइन में हम लोगों को दिया है, ऐसा आपको परीक्षा में आएगा। तो ये कहानी अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो इसको आप 1 से 2 बार पढ़ो, और फिर पढ़ने के बाद पहला पॉइंट, पहला मैंने आपको बताया है, इसको टॉपिक डालो, इसको हेडलाइन डालो, इसको शीर्षक डालो कि आप लोग ये पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आया। तो अभी हम लोग कहानी लिखना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे शीर्षक मैंने डाला है होशियार चिड़िया। चिड़िया कैसी है? होशियार है। तो एक समय की बात है, देखो स्टार्टिंग में ही जो आपको शुरुआत में ही जो पहली लाइन दी है उससे आपको समझ में आ रहा है कि कहानी हमेशा भूतकाल में ही लिखनी है। समझ में आई? तो पहली लाइन पढ़ के ही हम लोगों को समझ में आया कि एक समय की बात है, सोलापुर नामक राज्य में चंद्रधर नामक राजा राज्य करता था। सोलापुर नामक राज्य, राज्य मतलब यहाँ पे अगर हम लोगों ने जब पहला जो डाटा पढ़ा तो उसमें गांव का नाम नहीं दिया था, राजा का नाम नहीं दिया था। तो ये सब आपको मन की बातें, मन के शब्द, मन के नाम आपको डालने हैं। जो आपके मन में जो आता है वो आपको लिखना है। मतलब आपकी कल्पना, इसको कल्पना के आधार पर आपको आगे कहानी लेके जानी है। सोलापुर नामक राज्य में चंद्रधर नामक राजा राज्य करता था। उसके महल में बहुत खूबसूरत बगीचा था। बगीचे की देखभाल, देखरेख की जिम्मेदारी एक माली के कंधों पर थी। देखो, बगीचे में जो देखभाल करने के लिए हमेशा माली ही काम करते हैं। तो राजा ने वो जिम्मेदारी किसके ऊपर थोप दी थी? एक माली के ऊपर। माली पूरा दिन बगीचे में रहता और पेड़ पौधों की अच्छे से देखभाल किया करता था। राजा माली के काम से बहुत खुश था। देखो, जो माली था वो काम अच्छे से करता था। ये सब कल्पना, मतलब जो हम लोगों ने पिछला में आपको स्लाइड दिखा रही हूँ, इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि माली कैसा था, क्या था, गांव का नाम कहाँ था, राजा का नाम कहाँ था। लेकिन ये सब आपको आपके मन से, यहाँ पे आपकी कल्पना को थोड़ा सा सृजक करना है। कल्पना के आधार पर आपको कहानी को आगे बढ़ाते लेके जाना है। बगीचे में एक अंगूर का एक बेल लगी हुई थी। देखो, हमेशा थोड़ा सा जनरल नॉलेज भी होना चाहिए, जो आप साइंस में पढ़े हो, विज्ञान में पढ़े हो। अंगूर का पेड़ नहीं होता है, अंगूर का पेड़ नहीं होता है, अंगूर का बेल होता है। तो ये बात हमें मालूम होनी चाहिए, तभी हम लोग अच्छे से लिख पाएंगे कहानी। तो ऐसा लिख के गलत हो जाएगा। बगीचे में एक अंगूर का एक बेल लगी हुई थी। अंगूर का हमेशा बेल ही होता है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है बगीचे में एक अंगूर की बेल लगी हुई थी जिसमें ढेर सारे अंगूर फले हुए थे। एक दिन एक चिड़िया बगीचे में आई। उसने अंगूर की बेल पर फले अंगूर चखे। चिड़िया, देखो कैसे उन्होंने सीक्वेंस एक एक डाला है। चिड़िया आई, पहले उन्होंने राजा की माहिती डाली है, फिर मालिक की माहिती डाली है, फिर अंगूर का पेड़ यहाँ पे हम लोगों को बताया है, फिर वहां पे कौन आई है? चिड़िया आई है।
चिड़िया ने बगीचे में आने पर अंगूर के बेल पर फले अंगूर चखे। अंगूर बहुत स्वादिष्ट थे। शब्द हमारे बहुत थोड़े से, अगर आप ज्यादातर अवान्तर वाचन करेंगे, बहुत सारे बुक्स पढ़ेंगे, अपने पढ़ाई के अलावा बहुत सारी किताबें अगर आप पढ़ेंगे, तभी आप लोगों के लिखने में, आपकी लिखावट में जो हाई लेवल के शब्द है वो आएंगे। अंगूर बहुत स्वादिष्ट थे। स्वादिष्ट शब्द मैंने कल भी बताया, स्वादिष्ट भोजन, तो स्वादिष्ट यानी क्या, बहुत मीठे थे। अंगूर बहुत ही स्वादिष्ट थे। तो यहाँ पे स्वादिष्ट शब्द जो दिया है वो थोड़ा सा क्लिष्ट है, लेकिन अगर हम लोगों की पढ़ने की आदत ज्यादा से ज्यादा रहेगी तो ऐसे शब्द हम लोग डालेंगे कहानी में। उस दिन के बाद से वह रोज बाग में आने लगे। एक बार उसको मीठे लगने लगे ना अंगूर, तो वो रोज लगातार एक दिन के बाद आने लगे। देखो, जैसे चिड़िया आई तो चिड़िया को राजा ने पकड़ लिया। चिड़िया ने राजा को पकड़ से आजाद होने का बहुत प्रयास किया। देखो, जैसे ही माली ने राजा के पास शिकायत की तो राजा ने उसको पकड़ने का प्रबंध किया। चिड़िया ने राजा की पकड़ से आजाद होने का बहुत प्रयास किया, किंतु यह सब व्यर्थ रहा। अंत में वह राजा से याचना करने लगी। याचना करना यानी क्या करना, गिड़गिड़ाना। बहुत गिड़गिड़ाई उसने, राजा की माफी भी मांगी कि मुझे छोड़ दे। राजा इसके लिए राजी नहीं हुआ। ये सब मुद्दों के आधार पर हम लोगों की कहानी आगे जा रही है, इतना ध्यान में रखना है। हमेशा मुद्दे देखने हैं जो आपको प्रोवाइड किया है संकेत, उनको देख के हमारी कहानी आगे बढ़ाना है अपने कल्पना के आधार पर। राजा इसके लिए राजी नहीं हुआ। तब चिड़िया बोली, राजन, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें ज्ञान की 4 बातें बताऊंगी। देखो, यहाँ पे चिड़िया बोली। चिड़िया जो किरदार यहाँ पे दिया है, पात्र दिया है चिड़िया का, तो चिड़िया बोलने लगी। सच में कभी चिड़िया बोलती है क्या? नहीं, ये कल्पना है, कथा है। कथा में हम लोग कल्पना के आधार पर पात्रों को यहाँ पे वार्तालाप करा रहे हैं। तो यहाँ पे बोलने के, चिड़िया बोली, यहाँ पे स्वल्प विराम दिया है। फिर राजन, यह शब्द देने के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क दिया है। यहाँ पे आप देखेंगे इन्वर्टेड कॉमा दिया है। इसे ही हम लोग हिंदी में अवतरण चिन्ह बोलते हैं। इन अवतरण चिन्हों में ही हम लोगों को क्या लिखना है, पात्रों से बोली गई कोई भी डायलॉग को, कोई भी पात्रों से बोली गई हर एक वार्तालाप को लिखना है, इतना ध्यान में रखना है। राजा चिड़िया पर लाल पीला हो गया। देखो, लाल पीला होना, लाल पीला मतलब लाल हो गया और पीला हो गया, उसका कलर बदल गया, ये नहीं है। यहाँ मुहावरा दिया है, तो कहानी में मुहावरे का यूज करना, उपयोग करना बहुत जरूरी है। तो कहानी लिखते समय हमेशा मुहावरे का इस्तेमाल करना है। लाल पीला हो गया मतलब गुस्सा हो गया। राजा चिड़िया पर लाल पीला हो गया, किंतु इसके बाद भी उसने उसकी यह बात मान ली और बोला, ठीक है, पहले तुम मुझे ज्ञान की 4 बातें बताओ। ठीक है, मैं छोड़ूंगा तुझे, लेकिन मुझे पहले 4 ज्ञान की बात बताओ। उन्हें सुनने के बाद ही मैं तय करूंगा कि तुम्हें छोड़ना ठीक रहेगा या नहीं। देखो, जब मैं सुनूंगा तभी मैं ये तय कर पाऊंगा कि तुझे छोड़ना है या ऐसे तुझे जकड़ के रखना है। यह सुनकर चिड़िया ने कहा, ठीक है राजन, तो सुनो। पहली बात यह है कि कभी किसी हाथ आए शत्रु को जाने नहीं देना चाहिए। पहली बात क्या बताई चिड़िया ने राजा को, कि आपके हाथ में आए शत्रु को, दुश्मन को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, अब दूसरी बात बताओ, राजा ने कहा। देखो, दोनों में वार्तालाप हो रहे हैं, तो आपको कहानी में वार्तालाप, डायलॉग लिखना बहुत जरूरी है, और ये इन्वर्टेड कॉमा में ही लिखना है, अवतरण चिन्हों में ही लिखना है। चिड़िया बोली, दूसरी बात यह है कि कभी अपने शत्रु की बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। दूसरी क्या बात बताई उसने? अपने शत्रु की बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। पहली बताई कि हाथ में आए शत्रु को छोड़ना नहीं चाहिए। दूसरी बात बताई कि अपने शत्रु के बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। और तीसरी बात यहाँ पर उसने बताई कि बीती बात पर पछतावा नहीं करना चाहिए। जो बीत गई है उस बात पे पछतावा कभी नहीं करना चाहिए। अगर मुझे कल का पेपर कठिन गया है तो ऐसा नहीं है कि आगे का पेपर भी मुझे कठिन जाएगा। इससे हम लोगों को ये सीखना है कि आगे के बारे में हमें सोचना है, भविष्य के बारे में सोचना है।
देखो चिड़िया से भी हम लोगों को बहुत सारी सीखने को मिला है। अच्छा, अब चौथी बात बताओ। राजा ने चिड़िया से कहा। चिड़िया बोली, राजन चौथी बात बड़ी गहरी है, मैं तुम्हें वह बताना चाहती हूँ, किंतु तुमने मुझे इतनी जोर से जकड़ के रखा है कि मेरा दम घुट रहा है। चिड़िया को इतनी जोर से पकड़ के रखा था राजा ने, क्योंकि राजा लाल पीला हो गया था, उसको गुस्सा आया था। तभी चिड़िया ने देखो कैसे दिमाग लगाया कि तूने मुझे इतनी जोर से पकड़ के रखा है कि मेरा दम घुट रहा है, तुम अपनी पकड़ थोड़ी सी ढीली करो तो मैं तुम्हें चौथी बात बताऊं। देखो लास्ट में अंत में उसने कैसी होशियारी की है चिड़िया ने। राजा ने चिड़िया की बात मान ली और अपनी पकड़ ढीली कर दी। पकड़ ढीली होने पर ही चिड़िया राजा के हाथ से छूट गई और उड़कर पेड़ की ऊंची डाल पर बैठ गई। तो राजा उससे हैरान होकर देखता रह गया। पेड़ की ऊंची डाल पर बैठी चिड़िया बोली, राजन चौथी बात यह है कि ज्ञान की बात सुनने पर भी कुछ नहीं होता, उस पर अमल भी करना पड़ता है। देखो हम लोग अपनी कहानी के जो संकेत है उसी के हिसाब से कहानी लिख रहे हैं। क्या बात बताइए अंत में कि ज्ञान की बातें बताने से हमारा पेट नहीं भरेगा, उसके ऊपर हमें अमल भी करना है, आचरण में भी लाना है। जब टीचर आपको कुछ कहती है, गुरु आपके कुछ कहते हैं, तो उसको फॉलो करना है। ऐसा नहीं लिखा रट लिया हो गया, इसको हमारे जीवन में उसको उपयोग में लाना है। अभी कुछ देर पहले मैंने तुम्हें ज्ञान की 3 बातें बताई, जिन्हें सुनकर भी आपने अनसुना कर दिया, मतलब आपने सुना ही नहीं। पहली बात मैंने कही थी कि हाथ में आए शत्रु को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन आपने हाथ में आए शत्रु को अर्थात मुझे छोड़ दिया। दूसरी बात यह कही कि शत्रु की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन जब मैंने कहा कि चौथी बात मैंने कही कि बड़ी गहरी है, तो आप तो मेरी बातों में आ गए। तीसरी बात मैंने जो आपको बताई थी कि बीती बात पर पछतावा न करें। देखिए मेरे आपके चुंगल से छूट जाने पर भी आप पछता रहे हो राजन। बीती हुई बात पर पछतावा नहीं करना चाहिए, ये चिड़िया ने उसको बताया। अभी मैं छूट गई हूँ, निकल गई हूँ तेरी चंगुल से, अभी पछताना नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक कहावत का इस्तेमाल किया है कहानी में। अब पछताए क्या हो, तो जब चिड़िया चुन गई खेत, फसल आ गई है, फसल आने के बाद किसान को फसल को बचा के रखने के लिए कुछ इंतजाम करना पड़ता है, लेकिन जब वो इंतजाम अगर आप समय पे करेंगे तभी आपकी फसल अच्छे से आएगी और फसल की उपज अच्छे से होगी। लेकिन जब जानवर पंछी वो जब फसल खा के जाएंगे, फसल चुन के जाएंगे, फिर बाद में वो आप इंतजाम करने से क्या फायदा। जब मैंने इतनी अच्छी बात बताई तब आपने विश्वास नहीं किया, अब मैं आपकी चुंगल से निकल गई हूँ, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई थी। इतना कहकर चिड़िया वहां से उड़ गई और राजा हाथ मलता रह गया। हाथ मलना मतलब हाथ में कुछ नहीं आना, ये मुहावरा है। देखो यहाँ पे इस कहानी में मैंने फॉर एग्जाम्पल आपको उदाहरण के सहित दिखाई है। कहावतों का इस्तेमाल, आपको पात्रों के बीच में जो वार्तालाप होते हैं उसका उपयोग करना है, मुहावरों का इस्तेमाल करना है। ये कहानी मैंने फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको दिखाई है। तो ऐसी ही कहानी आपको परीक्षा में लिखनी है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिली, मात्र हमें सीख लिखनी है। इसके लिए आपको 1 नंबर दिया है, 1 पॉइंट दिया है। मात्र ज्ञान अर्जित करने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता, ज्ञानी वह होता है जो अर्जित ज्ञान पर अमल करता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि ज्ञान अर्जित करना और अपने पास रखना, इससे कुछ नहीं होगा। वो ज्ञान का हमारे जीवन में उपयोग करना है, वो अर्जित ज्ञान पर हमको अमल करना है, आचरण में लाना है। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिली। तो ये संकेत के आधार पर हम लोगों ने कहानी लिखी। और अभी जो हम लोगों को पाठ्य पुस्तक में दी है, हम जैसे मैंने बताया चित्र के आधार पर, ये आपका पाठ्य पुस्तक में स्वयं अध्याय में आया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक एक चित्र यहाँ पे चित्रकार है, प्रकृति का अच्छे से चित्र बना रहा है। उसके सामने क्या दिख रही है, प्रकृति है, नेचर है, नेचर का चित्र बना रहा है। नदी बह रही है, पहाड़ी है, ग्रीनरी आई है, बहुत सारे पेड़, यहाँ पे बहुत
मतलब एकदम अच्छे से वो निसर्ग के सानिध्य में बैठ के चित्र बना रहा है। तो ये चित्रों के हिसाब से हम लोगों को कहानी आगे लेके जानी है। तो वहाँ दूसरे आप चित्र में देखेंगे, वहां तुरंत कौन आया है, बाघ आया है। बाघ आने पर चित्र ने देखा, चित्रकार डर गया, बहुत डरा हुआ था कि अब मैं क्या करूं, कैसे चित्र बनाऊं। फिर उसने थोड़ा सा हिम्मत दिखाई और उसने बाघ का चित्र बनाना शुरू किया। तो बाघ को उसने टेढ़ा मेढ़ा ऐसा हिला के, ऐसा खड़ा रहो, वैसा खड़ा रहो, ऐसे पोज में रहो, ऐसा कर करके उसने उसको ऐसा मतलब उसके इसमें ये किया। और ये देखते ही कि मैं तेरा चित्र बना रहा हूँ, और वहां से वो निकल पड़ा चित्रकार। और जैसे ही चित्रकार एक नाव नदी में से बह रही थी उसमें जाके बैठ गया, और बाघ देखता रह गया, बाघ देखता ही रह गया और आग बबूला हो गया, बहुत गुस्सा हो गया। आग बबूला होना है ना, गुस्सा होना। तो यहाँ पे मुहावरे का उपयोग किया है। फिर चित्रकार अच्छे से अपने घर पे चला गया। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिली, चित्रकार और बाघ? तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमारे सामने जो भी कोई संकट आता है उसका सामना हमें डट के करना है, ना ही घबरा के। तो ये सीख मिलती है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने आज आपको 2 उदाहरण या फिर फॉर एग्जाम्पल बताया है कहानी कैसे लिखनी है। कहानी मैंने संकेत के आधार पर बताई, और ये जो आपके पाठ्यक्रम में आया है चित्र के आधार पर आपको कहानी लिखना है, ये आपका आज का होमवर्क है, घर का अभ्यास है। इस चित्र को आपको देखना है और आपको कहानी लिखनी है। ओके, तो मुझे लग रहा है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इतना अच्छे से सुना। जो भी मेरे से आपको जो ज्ञान मिला है, मुझे आशा है कि आप अपने जीवन में आगे इसका बहुत सारा आपको उपयोग होगा, आप इसका उपयोग करेंगे। ऑल ऑफ यू, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।